नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। मुक्केबाज मोहम्मद अली कभी कैसियस क्ले जूनियर हुआ करते थे। किस तरह यह काला अमेरिकी कभी राष्ट्रद्रोही कहा गया और किस तरह उसने ओलंपिक स्वर्ण जीतने से लेकर हैवीवेट चैंपियन बनने की यात्रा की। एक चिर विद्रोही जो अपने देश ही नहीं दुनिया का चहेता बन गया। मोहम्मद अली से मेरा पहला परिचय स्कूल की अंग्रेजी किताब में एक कहानी ओलंपिक गोल्ड से हुआ। इस कहानी में कैसियस क्ले नामक एक काला मुक्केबाज रंगभेद से हताश होकर अपना ओलंपिक स्वर्ण ओहायो नदी में फेंक देता है। यही कैसियस क्ले बाद में मोहम्मद अली नाम से मशहूर हुआ। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि यह कथा गलत थी। इसे मोहम्मद अली के आत्मकथा में उनके सहलेखक रिचर्ड डरहम ने रोचकता के लिए दर्ज कर दिया। मोहम्मद अली ने तो बाद में स्वयं कहा कि उन्होंने कभी यह मेडल नदी में नहीं फेंका, बल्कि यह कहीं गुम हो गई थी। मोहम्मद अली का जीवन ऐसे कई गढ़ी गई किंवदंतियों से बना है, जबकि उनके जीवन में कई रोचक पहलू छुपे हैं जिनकी चर्चा कम हुआ करती है। एक अफ्रीकी गुलाम परिवार का वंशज, जिसके दादा ने एक मामूली बात पर एक व्यक्ति के सीने में गोली दाग दी थी, जिसकी मां गोरों के घर में नौकरानी का काम करती थी, उस कैसियस क्ले जूनियर ने 12 वर्ष की उम्र में कहा था, देखना मां, एक दिन पहाड़ी पर मेरा $1,00,000 का बंगला होगा, जिसके आगे तमाम चमचमाती गाड़ियां लगी होंगी, कई सेवक होंगे। एक घर मैं आपको दूंगा, एक भाई को, और $1/4 मिलियन मैं बैंक में रखूंगा, अगर कहीं कोई अचानक जरूरत पड़ जाए। मां ओडेसा हंसकर कहती, अच्छा, और यह होगा कैसे? इसका उत्तर भी अगले ही महीने मिल गया, जब कैसियस क्ले की साइकिल चोरी हो गई। कैसियस इस चोरी से हताश था कि तभी एक पुलिस वाले दिखे, जोन्स मार्टिन। वह उससे बात करते हुए एक हॉल पहुंचे जहां वह खाली वक्त में मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया करते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम्हारी साइकिल कैसे मिल सकती है। कैसियस ने कहा, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, क्या आप मुझे मुक्केबाजी सिखाएंगे? उस दिन किसी के भाग्य में साइकिल आई और किसी के भाग्य में ओलंपिक स्वर्ण की सीढ़ी। ठीक 5 वर्ष बाद वह अपने से 10 वर्ष बड़े मुक्केबाज को फाइनल में हराकर शिकागो के गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट जीत गया। वहीं शिकागो में उसे किसी ने कैसेट पकड़ाया कि घर जाकर सुन लेना। इस कैसेट ने मुक्केबाज के जीवन पर एक स्थायी छाप छोड़ दी। यह कैसेट नेशन ऑफ इस्लाम नामक समूह के तरफ से था और इसके मुखिया एलिजा मोहम्मद अमेरिकी कालों को कह रहे थे, गोरों का स्वर्ग कालों के लिए नरक है। व्हाइट मैन्स हेवन इज ब्लैक मैन्स हेल। अगले ही वर्ष कैसियस क्ले का चयन रोम ओलंपिक के लिए हो गया। रोम में कई मुक्केबाजों को धूल चटाकर रूसी चैंपियन शातकोव के दोनों आंखों को सुजाकर जब वह फाइनल में पहुंचा तो मुकाबला पोलैंड के सरताज पेट्रजिकोवस्की से था। पहले राउंड में कैसियस को 2 तगड़े बाएं हाथ पड़े, मगर वह अड़ा रहा। दूसरे राउंड में पुनः बाएं हाथ के कई प्रहार पड़े, जो पेट्रजिकोवस्की की खासियत थी। इसके जवाब में कैसियस का एक दायां पेट्रजिकोवस्की के पसलियों पर जाकर लगा। तीसरे राउंड में कैसियस ने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू किए। प्रतिद्वंदी के मुंह और नाक से बुरी तरह रक्त बहने लगा। 18 वर्ष का अमेरिकी मुक्केबाज ओलंपिक चैंपियन बन चुका था। लेकिन अमेरिका में ओलंपिक से कहीं अधिक रुतबा और पैसा तो हैवीवेट चैंपियन का होता है। अब कैसियस क्ले को जल्दी से वह लाखों डॉलर वाला स्वप्न पूरा करना था। उसने सबसे पहले एक व्यवसायी मैनेजर तलाशा। एंजेलो डंडी की लुईविले के रईसों में अच्छी खासी साख थी और वह जानते थे कि कैसियस क्ले उन्हें करोड़ों डॉलर दिलवा सकता है। अर्जेंटीना के भारी भरकम लंबे कद के मुक्केबाज अलेक्स मिटेफ से मुकाबला तय हुआ। कैसियस ने खेल से पहले ही कह दिया,
6 राउंड में मिटेफ खत्म खत्म। ठीक छठे राउंड में रिंग में नाचते हुए कैसियस ने पहले बायां पंजा मारा, फिर सीधे नाक पर ऐसा दायां मुक्का मारा कि मिटेफ चित हो गया। कैसियस चिल्लाया, इन छोटे छोटे मुक्केबाजों को सामने से हटाओ, कोई दमदार मेरे सामने लाओ। वह जल्द ही कई मुक्केबाजों को हराकर हैवीवेट सारणी में चौथे स्थान पर पहुंच गया। जहां एक तरफ वह मुक्केबाजी में आगे बढ़ रहा था, वहीं उन दिनों एक पत्रिका उसके हाथ आ जाया करती, मोहम्मद स्पीक्स। यह पत्रिका काले मोहल्लों में मुफ्त बांटी जाती थी, जिसमें इस्लाम को रंग भेद से मुक्ति का मार्ग बताया जाता था। हालांकि उन्हीं दिनों मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी अहिंसक आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन इस पत्रिका में उन्हें गद्दार और गोरों का चमचा कहा गया था। मुक्केबाज कैसियस को भी यह लगने लगा कि अहिंसा से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर रंगभेद से हमें मुक्ति पानी है तो हिंसा की तरफ बढ़ना होगा। खासकर 1962 में वह एक रेस्तरां में सूट बूट पहने एक व्यक्ति से मिला। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं मैल्कम एक्स, नेशन ऑफ इस्लाम से। आप कैसियस क्ले है ना? यह मुलाकात बाद में दोस्ती में बदल गई और एक वजह बनी कि क्यों कैसियस क्ले मोहम्मद अली बने। खैर, कैसियस क्ले चौथे रैंक बनाम डॉग जोन्स तीसरे रैंक 1963 के मैच में चलते हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 19,000 लोग यह खेल देखने आए थे। इसके अलावा 33 शहरों में इसे 1.5 लाख लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। यह उन दिनों अविश्वसनीय था। कैसियस हर मुकाबले से पहले खुद ही एक कविता लिखा करते थे। इस बार उसने लिखा, People came to see from all around to see Cassius hit the ground. Some get mad, some lose their money, but Cassius is still as sweet as honey. बहरहाल पहले ही राउंड में जोन्स ने सर पर ऐसा मुक्का मारा कि कैसियस रस्सियों पर जाकर गिर गया और जैसे तैसे संभला। अगले राउंड से कैसियस ने फिर से तेजी से उछलना नाचना शुरू कर दिया, जिससे जोन्स के लिए मारना बहुत मुश्किल होता गया। 9वें राउंड में कैसियस ने 22 मुक्के मारे और 10वें में 101, मगर जोन्स अड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि यह ड्रॉ करार दिया जाएगा, मगर निर्णायकों ने पॉइंट्स के आधार पर कैसियस क्ले को विजेता घोषित कर दिया। उसी वर्ष एक खबर अमेरिका में घूमने लगी कि एलिजा मोहम्मद ने नेशन ऑफ इस्लाम में कई युवतियों से जबरन यौन संबंध बनाया था। खासकर FBI इसे प्रचारित कर रही थी। हालांकि यह खबर गलत नहीं थी और इस कारण मैल्कम एक्स ने भी खुद को नेशन ऑफ इस्लाम से अलग कर लिया था। मगर कैसियस क्ले, जो स्वयं अब कई लड़कियों के साथ रात बिता चुका था, उसे इस खबर ने खास प्रभावित नहीं किया। FBI ने कैसियस क्ले को निशाने पर लिया और उसे फौज में शामिल होने की चिट्ठी आ गई। ऐसी चिट्ठी जिसे ठुकराना राष्ट्रद्रोह था और अपनाना हैवीवेट चैंपियन के स्वप्न के बीच में रोड़ा। मियामी में क्ले का मुकाबला दूसरे रैंक हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन से था। FBI उनके मैनेजर से पूछताछ कर रही थी कि क्या उनका नेशन ऑफ इस्लाम से संबंध है। उसी समय कैसियस क्ले अपनी कैडिलैक गाड़ी में मैल्कम एक्स को घुमा रहे थे। चलते हैं मियामी। कैसियस क्ले रैंक 3 बनाम सोनी लिस्टन रैंक 2 1964 के खेल में। पिछले 2 वर्षों में सोनी लिस्टन के समक्ष कोई भी मुक्केबाज एक राउंड से अधिक नहीं टिक पाया था। तो देखते हैं मोहम्मद अली, या मेरा कैसियस क्ले कहना सही रहेगा, कैसियस क्ले कितने राउंड टिक पाते हैं। उस दिन पहले राउंड में सोनी लिस्टन के मात्र 6 पंच क्ले तक पहुंच सके। दूसरे राउंड में क्ले ने अपेक्षाकृत अधिक मुक्के खाए,
मगर इनका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे राउंड में अचानक कैसियस क्ले की ओर से अनवरत मुक्के और पंजे जैब्स पड़ते चले गए। लिस्टन हकबका गए कि यह क्या हो रहा है। खासकर उनकी एक आंख के ऊपर एक बड़ा घाव बनने लगा था। मुक्केबाजी में आंख की भौहों से खून निकलना उनके देखने की क्षमता कम कर देता है। लिस्टन का दिखना कम हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैसियस क्ले ने अपने मैनेजर डंडी से कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने आंखें देखकर कहा, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं कहां चोट लगी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पांचवें राउंड में दोनों ही मुक्केबाज अंदाजे से मुक्के लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो नेत्रहीन लड़ रहे हैं। बहरहाल थोड़ी देर में उन्हें शायद दिखने लगा और मुक्के ठीक पड़ने लगे। छठे राउंड में क्ले ने यह ठान लिया कि लिस्टन की आंखों के ऊपर जो घाव है उसको बड़ा करेंगे। वह उनकी भौहों पर मुक्का मारते गए। लिस्टन अपना नियंत्रण खो बैठे और लड़खड़ाने लगे। सातवें राउंड की घंटी बजी तो कैसियस क्ले उठकर रिंग में आए, लेकिन लिस्टन उठे ही नहीं। क्ले चिल्लाए, उठो सोनी, लड़ो मुझसे, लोग तुम्हें कायर कहेंगे। मगर लिस्टन ने हार मान ली थी। उनका बायां कंधा निष्क्रिय हो चुका था। क्ले चिल्लाए, मैं हूं दुनिया का सबसे महान मुक्केबाज, मैं हूं बादशाह। 6 मार्च 1964 को एलिजा मोहम्मद ने रेडियो पर घोषणा की, कैसियस क्ले ने अल्लाह में अपना विश्वास जिताया है। हमने उनका नया नाम चुना है, मोहम्मद अली। उस दिन कैसियस क्ले मोहम्मद अली में परिवर्तित हो गए। अमेरिकी सेना ने उनकी लिखित परीक्षा ली, जिसमें वह गणित के साधारण प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सके। नतीजतन उन्हें फौज में शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद अली ने फेल होने के बाद पत्रकारों को हंसते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं सबसे महान हूं, मैंने ये कब कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। उसी वर्ष अफ्रीका यात्रा पर उनकी मुलाकात शिकागो की एक बार गर्ल से हुई, सोंजी रॉय। वह एक खूबसूरत मॉडल जैसी थी, जिनसे जल्द ही अली को इश्क हो गया और वह उनकी पत्नी बनी। अगले वर्ष 1965 में उनके मित्र मैल्कम एक्स की हत्या हो गई। बहरहाल इस मध्य एलिजा मोहम्मद के बेटे हर्बर्ट मोहम्मद उनके मैनेजरों में शामिल हो गए थे। उनके खाते आदि का हिसाब रखते थे। अगला मुकाबला विश्व हैवीवेट चैंपियन फ्लॉयड पैटरसन से था। मोहम्मद अली के मुसलमान बनने के बाद कई अमेरिकी उनसे नफरत करने लगे थे और वे पैटरसन का समर्थन कर रहे थे। वहीं अली इसे आर पार की लड़ाई कहते हुए पैटरसन को गोरों का चमचा कह रहे थे। चलते हैं 1965 में लास वेगास के रिंग में अली रैंक 2 बनाम पैटरसन रैंक 1 के खेल में। जब मुकाबला शुरू हुआ तो सभी हैरान हो रहे थे कि अली कर क्या रहे हैं। वह हवा में मुक्के मार रहे थे, जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि पैटरसन है कहां। वहीं पैटरसन के मुक्के अली को नहीं छू पा रहे थे। अली चिल्लाए, आजा गोरे, आजा अमेरिकी, दिखा कितना दम है। पैटरसन अली से अधिक काले थे। उन्हें यह आरोप चुभ रहा था कि उन्हें गोरों का चमचा कहा जा रहा है। दूसरे राउंड में अली ने अपने अपेक्षाकृत लंबे हाथों से उन्हें मारना शुरू किया और मारते मारते कहते, आज मरेगा तू गोरे, मरेगा तू। 12वें राउंड में अली ने कभी अपरकट, कभी जैब, कभी हुक मारकर पैटरसन को लहूलुहान कर दिया। निर्णायक को खेल रोकना पड़ा। जनता अली को निर्दयी कहकर वहां हूटिंग कर रही थी और अली दोनों हाथ उठाकर हंस रहे थे। मोहम्मद अली विश्व हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। उस वक्त वियतनाम में युद्ध हो रहा था, जो नाजुक दौर में था। अमेरिका को फौजियों की बहुत जरूरत थी। मोहम्मद अली को चिट्ठी मिली कि पुनः उनकी कॉपी जांची गई तो यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सेना में शामिल किया जा सकता है। अली ने कहा,
मेरा वियतकॉन्ग से कोई झगड़ा नहीं है। मैं अब इस्लाम स्वीकार कर चुका हूं। मैं सेना में सम्मिलित होने से इनकार करता हूं। यह राष्ट्रद्रोह था। सेना में अगर सम्मिलित करने को कहा जाए तो उस समय अमेरिका में शामिल होना ही पड़ता था। इसे ठुकराया नहीं जा सकता था। अखबारों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मोहम्मद अली ने देश के लिए लड़ने से मना कर दिया है। वहीं अमेरिका में कई ऐसे भी लोग थे जो वियतनाम युद्ध के समर्थन में नहीं थे, खासकर इसलिए भी कि वहां काले लोगों को अधिक भेजा जा रहा था और मरने वालों में भी काले अधिक थे। इस कारण इसका विरोध हो रहा था। विश्व हैवीवेट चैंपियन द्वारा युद्ध का विरोध करने या सेना में सम्मिलित होने से इनकार करने के लिए उनकी कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे। 1967 के मार्च में मार्टिन लूथर किंग लुईविले आए और वहां मोहम्मद अली से मिले। वहां उन्होंने साथ खड़े होकर घोषणा की, हमारे रास्ते भले ही अलग हों मगर हम काले भाई भाई हैं। उसी वर्ष छोटे कपड़े पहनने और इस्लाम मानने से इनकार करने के कारण उनकी पत्नी सोंजी से उनका तकरार हो गया। अली ने एक मुसलमान युवती बेलिंडा से विवाह कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उनके लड़ने पर मुक्केबाजी संघ ने अलिखित पाबंदी लगा दी थी। राष्ट्रद्रोही को आखिर कैसे अवसर मिलते? अली का धन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वह किसी तरह रिंग में वापस आना चाहते थे। उनके मैनेजर मना रहे थे कि सेना से जुड़ जाएं, लेकिन वह अब इसे स्वाभिमान से जोड़ चुके थे। वह सरकार के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे कि उन्हें इच्छा के विरुद्ध सेना में नहीं शामिल किया जा सकता। वहीं उनके मजहबी उस्ताद अलीजा मोहम्मद उनको मुक्केबाजी ही छोड़ने कह रहे थे। वह कह रहे थे कि ऐसे खेल इस्लाम के विरुद्ध हैं। खैर, इस खाली वक्त में मोहम्मद अली ने अपनी आत्मकथा लिखने का निर्णय किया। वही कथा जिसमें ओलंपिक स्वर्ण नदी में बहाने की बात लिखी है। वह इस कथा से जनता में अपना खोया हुआ विश्वास हासिल करना चाहते थे। यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि अमेरिका को एक नया हैवीवेट चैंपियन मिल चुका था, जो फ्रेजियर। फ्रेजियर एक किसान परिवार के मेहनतकश काले थे, मात्र 5 फुट 11 इंच के हैवीवेट चैंपियन, जिनका खौफ ऐसा था कि उनको स्मोकिंग जो बुलाया जाता था। अली पिछले 3 साल से लगभग खाली बैठे थे। उन्हें हराना जो फ्रेजियर के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। अली और फ्रेजियर की लड़ाई उस वक्त अमेरिका इतिहास की सबसे महंगी लड़ाई होने वाली थी। इनाम था $5 मिलियन। इस खेल को पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग देखने वाले थे। और अली पत्रकारों को कह रहे थे, यह फ्रेजियर मेरे सामने बच्चा है जिसे मैं यह एहसास भी जल्दी ही दिला दूंगा। अली बनाम फ्रेजियर, 1971, मैडिसन स्क्वायर, न्यूयॉर्क। पहले 2 राउंड में पॉइंट के आधार पर भले ही अली को बढ़त मिली, मगर यह स्पष्ट था कि उनकी वह फुर्ती अब नहीं रही। तीसरे राउंड में फ्रेजियर ने अली को बुरी तरह मारना शुरू किया। अली बार बार पीछे मुड़कर जनता को इशारा कर रहे थे कि इन मुक्कों से उनका कुछ नहीं हो रहा। अली ने खेल से पहले कहा था कि वह 6 राउंड में हरा देंगे, जबकि 6ठे राउंड तक फ्रेजियर पूरी तरह हावी हो चुके थे। 9वें राउंड में दोनों के मध्य बराबरी का मुकाबला हुआ। अली ने भी जबरदस्त वापसी की, लेकिन 11वें राउंड में तो अली रस्सी पर टिक गए थे और लगातार मुक्के खा रहे थे। 15वें राउंड तक दोनों ही मुक्केबाज थक चुके थे। फ्रेजियर का एक मुक्का सीधे अली के पेट पर लगा और वह गिर पड़े, लेकिन अगले ही क्षण वह वापस खड़े हो गए। यह अविश्वसनीय था। हालांकि अब उनमें ताकत नहीं बची थी, लेकिन नॉकआउट होने की बेइज्जती से बच गए। महान मोहम्मद अली उस दिन हार गए। दोनों मुक्केबाज इस मुकाबले के बाद अस्पताल गए और विडंबना थी कि विजेता जो फ्रेजियर अधिक समय तक इलाज कराते रहे, क्योंकि उनके गुर्दे चोटिल हो गए थे। बहरहाल वह साल अली के लिए अच्छा भी रहा। अमेरिकी सरकार के खिलाफ वह मुकदमा जीत गए। एक काले ने अमेरिकी सरकार को हरा दिया, यह भी इतिहास में कम सुना गया था। 1973 में अली को एक बार फिर से
केन नॉर्टन नामक मुक्केबाज ने हराया। ऐसा लगने लगा था कि मुक्केबाज मोहम्मद अली की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन उसी वर्ष नॉर्टन को दूसरे मुकाबले में हराकर अली ने हिसाब बराबर कर लिया। अब अली ने जो फ्रेजियर को हराने की ठान ली। जनवरी 1974 में दोनों को न्यूयॉर्क के टेलीविजन साक्षात्कार में बुलाया गया। वहां पूरी जनता के सामने दोनों गुत्थम गुत्थी करने लगे। हुआ यूं कि अली ने कहा, पिछले मुकाबले में मेरी मार के बाद तू महीनों तक अस्पताल में लेटा रहा था। जो फ्रेजियर ने कहा, मैं आराम कर रहा था। अली ने कहा, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, समझा? जबान संभाल कर अली। दोनों के बीच वहीं लड़ाई शुरू हो गई और जमीन पर लौटते हुए टीवी के सामने एक दूसरे का गला दबाने लगे। हालांकि लोगों ने दोनों को छुड़वा लिया, मगर अब नई लड़ाई के बिगुल बज चुके थे। अली बनाम फ्रेजियर, दूसरा मुकाबला 1974 मैडिसन स्क्वायर। इस मुकाबले में भले ही दोनों मुक्केबाज उम्र में थोड़े बड़े हो चले थे, मगर उनकी फुर्ती कमाल की दिख रही थी। पहले राउंड से ही मोहम्मद अली अपनी चिर परिचित नाचते उछलते अंदाज में दिख रहे थे। 5वें राउंड तक फ्रेजियर की आंखें सूज गई थी। वहीं आखिरी राउंड में पहुंचने तक अली की नाक से भी खून बहने लगा था। यह कहना कठिन था कि जीता कौन। कई लोग मान रहे थे कि फ्रेजियर को शायद विजेता घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन निर्णायकों ने यह मुकाबला मोहम्मद अली के नाम कर दिया। अली ने सोचा था कि इस मुकाबले के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि अभी उनमें खेल बाकी है। 1974 में विश्व हैवीवेट चैंपियन का खिताब जॉर्ज फोरमैन के पास आ चुका था। अली को अब जॉर्ज फोरमैन पर विजय पाना था। 32 वर्ष के मोहम्मद अली के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन इस लड़ाई पर पैसे लगाने वाले कई लोग थे। मोहम्मद अली अब मुक्केबाजी की दुनिया की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में बन गए थे। अफ्रीका के देश जायरे के तानाशाह मोबुटू ने $10 मिलियन का इनाम रख दिया। यह पहला मौका था जब अफ्रीका में दो काले हैवीवेट मुक्केबाजों का मुकाबला होने वाला था। अली ने इसका एक नाम भी रख दिया, रंबल इन द जंगल। रंबल इन द जंगल। उन्होंने इस मुकाबले की तैयारी के लिए एक युवा मुक्केबाज लैरी होम्स को अपनी टीम में शामिल किया, जिसके साथ वह रिंग में अभ्यास करते थे। वह फोरमैन पर मानसिक दबाव भी डालने लगे। उन्होंने एक बार कहा, इस फोरमैन ने ओलंपिक जीतने के बाद गोरी ईसाई अमेरिका का झंडा लहराया था। अगर यह जीतेगा तो हम काले अगले 300 साल गुलाम रहेंगे। अगर मैं जीता तो हम आजाद हो जाएंगे। समस्या यह थी कि जायरे में बहुसंख्यक ईसाई थे, तो वहां यह ईसाई वाला सिक्का चलना कठिन था। काले फोरमैन को गोरा कहना भी असंगत था। अली ने यूं ही जायरे जाते हुए हवाई जहाज में पूछा, ये जायरे वाले किससे सबसे अधिक नफरत करते हैं? उत्तर मिला, बेल्जियम से। जायरे पर पहले बेल्जियम का राज हुआ करता था। अली ने जायरे की राजधानी में उतरते ही वहां की भीड़ को कहा, फोरमैन बेल्जियम से है। जनता चिल्लाने लगी, अली बोमाये, अली बोमाये, अली बोमाये। अली ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो उन्हें बताया गया, अली मार डालो उसे। अली अब जहां से गुजरते वह भीड़ के साथ खुद भी चिल्लाते, अली बोमाये, अली बोमाये। मोहम्मद अली बनाम फोरमैन 1974 किंशासा। जायरे। अमेरिका में इस खेल का सीधा प्रसारण हो सके, इस कारण यह मुकाबला सूर्योदय से पूर्व सुबह 4 बजे रखा गया था। उस दिन मोहम्मद अली जैसे वहां मार खाने ही खड़े थे। वह रिंग में नाचने के बजाय कदमों का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे। फोरमैन उन पर प्रहार करते रहे और अली रस्सी पर पीठ टिकाए चोट लेते रहे। मैनेजर डंडी ने कहा, यह क्या कर रहे हो अली? रस्सी पर पीठ टिकाओगे तो वो मारेगा ही। अली ने कहा, चुप कर,
मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। यह तकनीक बाद में जाकर कहलाई रोप द डोप। अली मार खाते रहे और फोरमैन की ऊर्जा क्षीण होती रही। अली उन्हें भड़काते, बस इतना ही था और नहीं मार सकता क्या? तीसरे राउंड के आखिरी सेकंडों में अली ने सीधे फोरमैन की आंखों पर मुक्का चलाया, जिससे फोरमैन के आगे अंधेरा छा गया। पांचवें राउंड तक भी अली ने तकनीक खास नहीं बदली। फोरमैन का मुक्का आता और अली रस्सी पर पीछे लटक जाते। इससे प्रहार का प्रभाव कम हो जाता। छठे राउंड में अली ने मारना शुरू किया। भीड़ चिल्लाने लगी, अली बोमा ये, अली बोमा ये। आठवें राउंड तक फोरमैन पूरी तरह थक चुके थे। अली चिल्लाए, अभी तो 7 राउंड बचे हैं, कैसे लड़ पाएगा तू? फोरमैन जैसे नशे में झूल रहे थे। तभी अली का पहला बायां, फिर दायां मुक्का आया और फिर से बायां मुक्का आया। फोरमैन चित हो गए। नॉकआउट। वर्षों बाद फोरमैन ने दावा किया कि मुकाबले से पहले उन्हें नशा दिया गया था। अली की टीम पर ऐसे फिक्सिंग के आरोप पहले भी लगते रहे थे, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर उस दिन तो अली ने फोरमैन को ऐसा हराया कि कुछ वर्ष बाद वह मुक्केबाजी छोड़कर ईसाई प्रचारक बन गए। हालांकि मैं यहां बता दूं कि 1.5 दशक बाद फोरमैन वापस रिंग में लौटे थे और 1994 में इतिहास के सबसे बुजुर्ग हैवीवेट चैंपियन बने थे। खैर, जाहिर यात्रा में मोहम्मद अली को अपनी तीसरी पत्नी वेरोनिका पोर्श मिली। इन पत्नियों के अतिरिक्त भी कई स्त्रियां थी जो मोहम्मद अली से संबंध बना चुकी थी और उनसे बच्चे भी थे जिनका खर्च मोहम्मद अली वहन करते थे। कायदे से अली को अब संन्यास ले लेना चाहिए था, मगर रईसी का जीवन और इतना बड़ा परिवार संभालने के लिए लड़ने के सिवा और विकल्प ही क्या था। अली एक गोरे मुक्केबाज वेपनर से ओहायो में लड़े और उसमें आश्चर्यजनक रूप से अली को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बल्कि एक क्षण के लिए तो वेपनर ने अली को चित भी कर दिया था, जिसमें जल्दी से अली वापस खड़े हो गए थे। लेकिन एक हैवीवेट चैंपियन को यूं नॉकआउट कर देना एक सेकंड के लिए भी बड़ी बात थी। इस खेल को देखने वालों में एक युवक इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में इस पर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था रॉकी और वह युवक थे सिल्वेस्टर स्टैलोन। $4 मिलियन के लिए अली ने जो फ्रेजियर से एक और मुकाबला मंजूर किया, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में खेला जाना वाला था। क्योंकि दोनों के मध्य अभी 1-1 की बराबरी थी, तो इसे एक निर्णायक कहा जा रहा था। मोहम्मद अली बनाम जो फ्रेजियर, मुकाबला 3, मनीला 1975। मनीला में उस दिन बेइंतहा गर्मी और उमस थी। ऐसे में 2 मुक्केबाजों के लिए लड़ना कठिन परीक्षा थी। अली चाहते थे कि जल्दी खेल खत्म हो जाए। वह पहले राउंड से ही सीधे प्रहार करने लगे थे। फ्रेजियर जायरे का मुकाबला देखने के बाद आशा नहीं कर रहे थे कि अली अपनी तकनीक बदल देंगे। तीसरे से 7वें राउंड में अली वापस रोप द डोप टेक्निक पर आ गए और रस्सी का सहारा लेकर मुक्के खाने लगे। 8वें में अली पुनः आक्रामक होकर लौटे, मगर फ्रेजियर भी इतने तगड़े थे कि उनको गिराना लगभग असंभव था। 10वें राउंड तक अली थक गए थे और अपनी हार सामने देख रहे थे। उनके एक मैनेजर बंडिनी ने कहा, तुम चैंपियन हो अली, तुम नहीं हार सकते। अगले ही राउंड से अली ने फ्रेजियर की आंख पर निशाना साधना शुरू किया और मार मार कर भौहें सुझा दी। 14वें राउंड में फ्रेजियर को दिखना बंद हो गया और वह हवा में मुक्के मार रहे थे। उनके मैनेजर ने कहा, जो अब हार मान जाओ, नहीं तो यह मार डालेगा। और वह चिल्ला रहे थे, नहीं, मैं कतई हार नहीं मानूंगा। सच तो यह था कि अली में भी अब हिम्मत नहीं बची थी, मगर वह कम से कम देख तो पा रहे थे। निर्णायक मुकाबला मोहम्मद अली के नाम रहा। अब अली शिखर पर थे। यहां से अब ऊपर जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। वह जॉर्ज फोरमैन को हरा चुके थे, वह फ्रेजियर को हरा चुके थे और अब उनसे ऊपर कोई मुक्केबाज अमेरिका में नहीं था। लेकिन जब आप शिखर पर होते हैं
तो आपके पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, बस नीचे जाने की ढलान होती है। पैसे की जरूरत ने उन्हें हास्यास्पद लड़ाइयां लड़ने पर मजबूर कर दिया। वह जापान के कुश्ती चैंपियन इनोकी से लड़ने गए और इनोकी ने उनकी टांगें पकड़ पकड़ कर ऐसा मरोड़ा कि वह सूज गई। आखिर एक मुक्केबाज कुश्ती लड़ने गए क्यों, यह बात समझ के बाहर है। 1976 में उन्हें एक जीत हासिल हुई केन नॉर्टन से हुए तीसरे मुकाबले में। हालांकि इस मुकाबले में भी लोगों को शंका थी कि आखिर अली को विजेता किस आधार पर घोषित किया गया, क्योंकि नॉर्टन ने 286 पंच मारे थे जबकि अली ने 199 पंच मारे थे। हालांकि शैली के भी पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यह फैसला थोड़ा ज्यादा था। कुछ ऐसे ही आरोप अगले वर्ष 1977 के शेवर्स से हुए मुकाबले में लगा, जिसमें स्पष्ट रूप से, जो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, शेवर्स ने अली को पस्त कर दिया था, मगर विजेता मोहम्मद अली को ही घोषित किया गया। 1978 में कद्दावर मुक्केबाज लियोन स्पिंक्स ने मोहम्मद अली के पसलियों पर ऐसे प्रहार किए कि मोहम्मद अली बुरी तरह पराजित हुए। पत्रकारों ने कहा, अब अली खत्म हो चुका है। 36 वर्ष की उम्र तक मुक्केबाजी करना ही बड़ी बात है, खत्म होना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन अली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी वर्ष उन्होंने लियोन स्पिंक्स को 15 राउंड में पराजित कर हिसाब बराबर कर दिया। सवाल अब भी यही था कि क्या अली संन्यास लेंगे। ऐसा नहीं कि अली इस दिशा में नहीं सोच रहे थे, वह विज्ञापनों में आने लगे थे, साक्षात्कार दे रहे थे, मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने की शुरुआत भी कर रहे थे, आय के अन्य साधन जुटा रहे थे। अमेरिकी सरकार भी उन्हें मुसलमान देशों से संबंध बेहतरी के लिए भेज रही थी। 1980 में वह भारत भी आए थे। उसी दौरान उनकी पत्नी वेरोनिका ने गौर किया कि अली की जबान लड़खड़ाने लगी है। संभवतः इतने वर्षों की मुक्केबाजी ने उनके मस्तिष्क को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। लेकिन अली इसे धत्ता बताते रहे। वह कहते, मेरे दिमाग को कभी कुछ नहीं हो सकता। 1980 में अली ने पुनः रिंग में आने का निर्णय लिया, हेवीवेट चैंपियन लैरी होम्स के खिलाफ। यह वही लैरी होम्स थे जिन्हें उन्होंने कुछ वर्ष पहले अपनी टीम में अभ्यास के लिए रखा था। मुकाबले से पहले अली की चिकित्सकीय जांच हुई, जिसमें उनके मस्तिष्क में सिकुड़न की शंका व्यक्त की गई। लेकिन अली लड़कर यह सिद्ध करना चाहते थे कि वह स्वस्थ हैं। मोहम्मद अली बनाम लैरी होम्स, 1980, लास वेगास। खेल से पहले ही अली ने होम्स को कहा, मैंने ही तुम्हें लड़ना सिखाया बच्चे। पहले 2 राउंड में ही अली इस तरह थक गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के 13 राउंड कैसे खेलेंगे। 3 राउंड में अली मात्र 5 पंच मार पाए थे। 5वें राउंड में अली ने थोड़ा नाचना शुरू किया, लेकिन होम्स के प्रहारों से बच न सके। 8वें राउंड तक अली का मुंह सूज चुका था, आंखें काली पड़ चुकी थी। 9वें राउंड में मैनेजर डंडी ने कहा, बस अली, अब हो गया, अब तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जाती। लेकिन अली खड़ी हुए। होम्स ने कभी सर पर, कभी पेट पर, कभी पसलियों पर मुक्के मारे। अली मुक्के खाते रहे, मगर गिरे नहीं। आखिर 10वें राउंड में खेल रोकना पड़ा, अन्यथा अली की मृत्यु भी हो सकती थी। महानतम मुक्केबाज आखिर अपने शिष्य से पराजित हो गया। 1981 में बहामास में मोहम्मद अली ने एक युवा मुक्केबाज बर्बिक से आखिरी मुकाबला लड़ा और वहां भी बुरी तरह हारे। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अगले वर्ष से उनके कई जांच होने शुरू हुए और डॉक्टरों ने धीरे धीरे यह निष्कर्ष निकालना शुरू किया कि उनके दिमाग पर इतने दिनों की मुक्केबाजी से स्थायी प्रभाव पड़ चुके हैं। यह पार्किंसन नामक बीमारी जैसी स्थिति हो सकती है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। 1987 में पाकिस्तान की हवाई यात्रा पर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखे थे, तो एयर होस्टेस ने टोका। उन्होंने कहा, सुपरमैन को सीट बेल्ट बांधने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर कहा, सुपरमैन को तो हवाई जहाज की भी जरूरत नहीं। वह हंसने लगे। दुनिया मोहम्मद अली को कुछ हद तक भूलने लगी थी।
वह अपने घर में चुपचाप नमाज पढ़ते, यूं ही अपने पुराने खेल टेलीविज़न पर देखते। 1996 में अमेरिका के अटलांटा में ओलंपिक था और वहां मशाल जलाने के लिए तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को बुलाया गया था। मुक्केबाज इवांडर होलीफील्ड ने मशाल लेकर मशहूर तैराक जेनेट इवांस को दी। इवांस को यह मशाल आखिरी व्यक्ति को देनी थी जिसके साथ ओलंपिक का आगाज होता, लेकिन सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। दुनिया भर के टेलीविजन पर लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आखिरी व्यक्ति कौन होगा जो मशाल जलाएगा। तभी एक धीमे कदमों से चलती आकृति दिखाई दी। लोग गौर से देखने लगे कि यह कौन है। पूरा स्टेडियम गूंज पड़ा, वो अली अली अली। कांपते हाथों से मोहम्मद अली ने ओलंपिक का द्वीप प्रज्वलित किया। 2001 में अली फिल्म रिलीज हुई जिसमें विल स्मिथ ने उनका किरदार निभाया। 2005 में जॉर्ज बुश ने उन्हें राष्ट्रपति मेडल देते हुए उनकी तरफ मजाक में मुक्का दिखाया। बूढ़े अली मुस्कुराकर उंगलियां अपनी सर की तरफ ले गए और इशारा किया, ये पागल है। मोहम्मद अली ने पहले काले राष्ट्रपति बैरक ओबामा के शपथ ग्रहण में भी भाग लिया और डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनते हुए भी देखा। 2016 में एरिजोना के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। जब लुईविले में उनकी शव यात्रा शुरू हुई तो हजारों की तादाद में लोग जमा थे और चिल्ला रहे थे, अली बोमा ये, अली बोमा ये, अली बोमा ये।